हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू क्लास के साथ। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं एनसीईआरटी बुक 6 to 12 तक की हिंदी को कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 1, दो बैलों की कथा। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी। जो बच्चे या जिन बच्चों ने अभी तक 6, 7 और 8 तक की हिंदी पढ़ी है, तो उसमें एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि 6, 7, 8 में क्या होता था कि गद्य पोर्शन हमारा जिसमें कहानियां मतलब की होती हैं और पद्य पोर्शन जिसमें हमारी कविताएं होती हैं, ये दोनों पोर्शन मिक्स करके मतलब चैप्टर्स में दिए होते थे। जो इंडेक्स पोर्शन होता था या चैप्टर के बीच बीच में आपको एक कहानी दे दी, फिर कोई पोयम दे दी, फिर कोई कहानी दे दी, तो इस तरीके से चलता था 6, 7, 8 तक। ठीक है। अब जो पोर्शन हमारा स्टार्ट होने वाला है 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास में, तो यहाँ पर क्या होगा, इन चारों क्लासेस में आप लोगों को जो गद्य पोर्शन होगा वो एक तरीके से स्टार्टिंग में दिया जाएगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के 1 से 10 या 9 चैप्टर, 8 चैप्टर जितने भी हैं, तो उस तरीके से गद्य पोर्शन आप लोगों को पहले मिलेगा और फिर उसके बाद आएगा पद्य पोर्शन। पद्य पोर्शन में भी आपके 5 to 6, 7 to 8 ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग मतलब कि पहले गद्य से स्टार्ट करना है, फिर हम पद्य को स्टार्ट करेंगे। और डरने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई 6, 7, 8 में तो बहुत इजी चीजें थी और अब 9, 10, 11, 12 में हम कैसे करेंगे, क्या होगा, और थोड़ा लेंदी हो जाता है। देखिए, समझने की जरूरत होती है। हिंदी एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसे जितना समझोगे उतना ही आप लोगों को एक अच्छी जानकारी मिलेगी और समझने पर ही आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को एक तरीके से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो पद्य में हो चाहे गद्य पोर्शन में हो। आप लोगों ने अगर किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो आप सेल्फ किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली बनाकर भी लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। बाकी आप लोगों की जो भी डाउट्स हैं आप किसी भी लिंक से जुड़कर या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हमारा क्षितिज की बुक में से है चैप्टर, और ये क्लास 9 का चैप्टर है, दो बैलों की कथा। बहुत ही इजी और आसान सी स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसमें मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। तो ये चैप्टर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है क्योंकि बहुत लेंदी यानी कि बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता तो एक क्लास में कवर कराना बहुत मुश्किल सा हो जाता, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती, लॉन्ग क्लास हो जाती, तो उसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने और इनका जन्म और जीवन काल आप लोग देख सकते हैं। कथाकार मुंशी प्रेमचंद देश के ही नहीं दुनिया भर के या दुनिया भर में विख्यात रहे एक बहुत ही जाने मारे हमारे मतलब कि राइटर्स में से एक रहे हैं ये, और इन्हें कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता था या जाना जाता है आज के टाइम पर भी। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। प्रेमचंद ने बीए तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त की। मतलब बीए करने के बाद हिंदी से ही इन्होंने बीए की थी और उसके बाद इनको शिक्षा विभाग में नौकरी मिल गई, परंतु इन्होंने बहुत सारे जो आंदोलन थे, सबसे पहला जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, उसमें हिस्सा लेने के लिए इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे आंदोलनों में इन्होंने हिस्सा लिया था और फिर इन्होंने क्या किया और भी देखिए, इनके बारे में जानिए। इसके बाद इन्होंने लेखक जीवन की शुरुआत की। मतलब जितने भी आंदोलन हुए तो उससे उभर कर बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी और अपनी कहानियों में व्यक्त की, और इतनी सुंदर और इतनी रचित रचनाएं इनकी रही हैं कि मतलब पढ़ने के बाद ना एक माइंड फ्रेश हो जाएगा। आप लोग भी पढ़ोगे ना इनकी पर्टिकुलर एक कोई भी किताब ले लेना, उसमें इतनी सुंदर सुंदर रचित रचनाएं इनकी कहानियां हैं जिसमें मतलब हास्य चीजें भी हैं, मतलब हंसी मजाक वाली चीजें भी इन्होंने बहुत लिखी हैं, जिसे पढ़ने में बहुत ही मजा और मतलब रुचि लेकर आप लोग पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आता है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी। जब अपनी नौकरी छोड़ दी तो कहानियों के हिसाब से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, और जिन्हें आज भी उतनी रुचि से बहुत लोग पढ़ते हैं जैसे पहले पढ़ा जाता था। मुंशी प्रेमचंद जैसे महान कहानीकार, एक महान लेखक का देहांत 1936 में हो गया था। ठीक है, इनके मोस्ट फेमस जो उपन्यास रहे हैं, नॉवेल्स रही हैं, वो है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला। ठीक है, और गबन भी रहा है, कर्मभूमि भी है और गोदान। ये इनके मोस्ट फेमस जो उपन्यास रहे हैं, जिनको सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर्स में से मैं कहूंगी तो वो है, आप लोग पढ़ना तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा।
और पत्रिकाएं में इनका हंस, जागरण, माधुरी आदि बहुत सारी पत्रिकाएं जो मैगजीन्स वगैरह होती हैं वो भी इनकी बहुत फेमस रही हैं। और कभी मौका मिले तो पढ़ने की कोशिश जरूर करना और समझना कि भाई इन्होंने क्या चीजें व्यक्त की हैं अपनी कहानियों में। तो आज के चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। दो बैलों की कथा बहुत ही सुंदर और एक इंटरेस्टिंग हास्य पद वाली भी कहानी है, सुख दुख को समझाने वाली भी कहानी है। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है कि लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। तो दो बैलों की कथा, जो बैल है उसको कहीं ना कहीं कोरिलेट किया है गधे से। तो सबसे पहले इन्होंने, जो लेखक है उन्होंने गधे को मतलब किस तरीके से व्यक्त किया है कि गधा कैसा होता है, उसका जो सीधापन होता है वो कैसा होता है, उस चीज के बारे में व्यक्त कर रहे हैं कि लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता, एक जैसा रहता है। कभी उसे मतलब कोई खुशी मिल जाए या कोई भी खुशी हो जाए तो उसका जो रंग है, मतलब उसका जो चेहरे का जो भी बनावट है वो कभी ऐसे चेंज नहीं होती जिससे वो मुस्कुरा जाए, या बहुत सारे मतलब कि कभी भी उसका चेंज नहीं होना, चाहे कोई भी स्थिति हो। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। उसके अंदर इतने गुण होते हैं कि भाई शांत कैसे रहना है, ठीक है, और गुस्सा नहीं होना है, तो बट फिर भी लोग उसे पता नहीं क्यों बेवकूफ कहते हैं। और आज के टाइम पर भी और आदमियों को भी बेवकूफ कहा जाता है। जब आदमी को बेवकूफ कहा जाता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं गधा, कि भाई ये तो गधा है, इसको तो कुछ नहीं आता। तो वहां पर गधे को मतलब आदमी के रूप में और आदमी को गधे के रूप में ऐसे हम लोग अपनी आम लैंग्वेज में भी बोल देते हैं किसी को भी। तो उसी तरीके से यहाँ पर गधे का व्यक्त किया गया है गधे के बारे में। तो गधे का जो छोटा भाई है उसे बैल कहा गया है, कि जो बैल है वो भी गधे का एक छोटा भाई है या छोटे भाइयों में से एक है। उसके अंदर भी एक सीधापन होता है, बट वो इतना भोला भाला नहीं होता कि उसे कोई भी मतलब कि पागल बना दे। वो अड़ियल भी होता है, वो गुस्सा भी होता है, वो खुश भी होता है, बट उसे गधे के छोटे भाई के रूप में बताया गया है, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। जो बैल होते हैं वो मतलब कि कई बार उन्हें गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा भी प्रकट करते हैं, उन्हें प्यार आता है तो वो प्यार भी प्रकट करते हैं, और उन्हें मतलब कि दुख होता है तो दुख भी प्रकट करते हैं। पर गधे के अंदर ऐसा नहीं होता। बट बैल और गधे को कहीं ना कहीं यहाँ पर कोरिलेट किया गया है कि दोनों में कहीं ना कहीं सीधापन होता है, ठीक है। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो मतलब कि स्वस्थ और सुंदर बैल थे। बहुत हट्टे कट्टे, शरीर में भी बिल्कुल ऐसे मतलब बहुत ही हट्टे कट्टे टाइप के बैल थे, और वो उनसे बहुत काम लेता था और वो कभी भी हारते नहीं थे, थकते नहीं थे, और झूरी को बहुत प्यार करते थे। वह अपने दोनों बैलों से बहुत प्रेम करता था। जैसे हीरा और मोती मतलब झूरी से प्यार करते थे और झूरी भी उनसे बहुत प्यार करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था, मतलब दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह रहते थे। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। तो ससुराल में कौन आया था लेने के लिए झूरी, मतलब झूरी के पास से हीरा और मोती को, उसका साला आया था, गया नाम था जिसका, ठीक है। गया आया और गया को उसने मतलब कि दे दिया इन दोनों बैलों को कि भाई इसे ले जाओ और तुम अपने गांव में अपने खेतों में इनसे काम करवाना। पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात थी जिसकी वजह से देने पड़े वो। और झूरी की जो मतलब कि पत्नी थी वो पसंद नहीं करती थी हीरा मोती को, तो इसमें भी ये भी वजह रही थी यहाँ पर। वहां उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तोड़ाकर झूरी के पास भाग आए थे। तो मतलब कि ऐसा ही हुआ था, सेम चीज यहाँ पर। ये तो मैंने समरी मतलब कि छोटी सी कहानी मैंने उसी चैप्टर में से बनाई है जो मतलब बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में। उस समरी के हिसाब से मैं छोटे शब्दों में यानी कि छोटी कहानी के रूप में मैं आप लोगों को व्यक्त कर रही हूँ कि हुआ क्या था कहानी में। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर के हिसाब से, ये चैप्टर तो बहुत लेंदी हो जाता है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर आसान से शब्दों में आप लोगों को समझाई है कि हुआ क्या था, ठीक है, हीरा और मोती के साथ, और दो बैलों की कहानी में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर झूरी के घर में हीरा और मोती को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत प्यार से खेतों में जाते थे, काम करते थे, और थक हार कर एक दूसरे को मतलब प्यार था हीरा और मोती के बीच में, थक हार कर एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटाते थे, ठीक है। और झूरी से भी बहुत प्यार करते थे। झूरी भी उनके लिए जो दाना पानी चारा भूसा जो भी डालता था वो बिल्कुल ऐसे डालता था अपना समझ कर कि भाई इन्हें रूखा सूखा नहीं देना चाहिए, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं,
बट जब उसे ससुराल भेजा गया, मतलब झूरी के ससुराल भेजा गया, वहां पर उनसे काम तो बहुत करवाते थे पर उन्हें खाने के लिए रूखा सूखा दिया जाता था। हीरा और मोती ने फिर एक दिन क्या बनाई, योजना बनाई कि हम तो ऐसे मतलब कि हमसे ये सब सहा नहीं जा रहा है, तो हम रस्सी तोड़कर मतलब कि भाग जाते हैं। और वो ऐसा ही करते हैं, रस्सी तोड़कर झूरी के पास आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें रास्ता पता था। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। तो जो मजूर यानी कि मजदूर जो काम करता था उनके घर में, जो मतलब हीरा और मोती की देखभाल करता था, तो उनको उससे कह दिया कि भाई तुम ऐसा करना, इनको रूखा सूखा देना, कोई ज्यादा मतलब कि एक जो प्रॉपर मतलब चारा होता है किसी भी गाय का, भैंस का, बैलों का, तो वो नहीं देना, क्योंकि उसको पसंद नहीं था झूरी की वाइफ को कि वो लोग उसके ससुराल से, भाई मायके में से, उसके मम्मी पापा के घर में से वो लोग आ गए हैं और वो खरी खोटी सुना रही थी कि ये लोग तो मतलब हीरो और मोती तो काम चोर हैं, काम नहीं करना चाहते इसीलिए आ गए हैं। तो ये खरी खोटी झूरी को सुना रही थी, तो झूरी भी कहीं ना कहीं उनके पक्ष में बोल रहा था, हीरा और मोती के पक्ष में। ठीक है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आया और फिर उन्हीं कड़ी मतलब कि लेकर चला गया। उन्हें दोबारा से आया था, जो गया था झूरी का साला, वो उन्हें लेने आया फिर से और फिर उन्हें लेकर चला गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। फिर वो वैसा ही सीन हुआ वहां पर कि वो लोग मतलब जो गया था वो ले गया मतलब अपने घर, और वहां पर उन्हें बहुत मेहनत कराई। अब वो मेहनत भी कैसे करते थे, बिल्कुल ऐसे बेमन से मेहनत करते थे और डंडे मार मार कर मेहनत करवाते थे। वो अड़ जाते थे कि भाई हमें काम नहीं करना है, हमें तो अपने मालिक के घर भेज दो, हम वहां जैसे हैं वैसे रहेंगे, हमें चाहे कैसा भी खाना मिले हम वहां वैसा खा लेंगे, बट यहाँ काम नहीं करेंगे। तो जो गया था, गया के साथ जो और भी आदमी थे वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा उसे पीटते थे, मारते थे। ठीक है, मतलब हीरा और मोती को। फिर उन्हें मतलब जैसे तैसे, अब इंसान तो है नहीं कि अपना बोलकर, लड़कर, झगड़कर अपना दुख व्यक्त कर देंगे, वो ऐसे ही शांत हो जाते थे। हीरा मतलब मोती को समझाता था, मोती हीरा को समझाता था अपनी मूक भाषा में, मतलब मनी मन में, एक जानवरों की जो भाषा होती है, बताते थे एक दूसरे को, भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा मतलब कि ठीक है, अपना देखते हैं कब तक ऐसा होगा। तो ये सब चीजें उनके मन में चल रही थी। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाही तो हीरा ने उसे समझाया। देखो वही बात मैंने बताई, मोती बड़ा गुस्सैल था, हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी। तो वही सेम चीज मैंने बताई कि उन्हें ऐसे मारा पीटा जाता था, वो लोग भागने की भी कोशिश करते थे बट नहीं हो पाता था, क्योंकि एक जानवर है, जानवर कोई कितना भी क्या कर सकता है। ठीक है, तो वही सेम चीज रही यहाँ पर। वहां एक छोटी सी बालिका थी, मतलब गया के घर में एक छोटी सी बालिका थी, उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उन्हें एक प्रकार की आत्मीयता, ह्यूमैनिटी जिसे कह सकते हैं, आत्मीयता हो गई थी। एक प्यार वाला संबंध सा हो गया था उस लड़की को उन हीरा और मोती के प्रति। वह रोज दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डालकर जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी और दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े पर पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों नई जगह पर पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए थे, फिर भी बहुत बहुत खुश थे। अब वही इस कहानी में और क्या बता रखा है कि जो लड़की थी उसने बहुत मदद की थी। वो लोग सूखा भूसा मतलब चारा देते थे तो वो लोग नहीं खाते थे। नांद, नांद आएगा यहाँ पर, इस चैप्टर में एक वर्ड आएगा नांद। नांद जिसे कहते हैं, मतलब कि एक ऐसे खाना खाने के लिए, चारा खाने के लिए जानवरों के लिए बनाया जाता है। तो नांद में वो मुंह ही नहीं डालते थे, उनका मन ही नहीं करता था वो खाना खाने का, मतलब वो चारा खाने का। तो वो लड़की थी, वो चोरी छुपे रोज आती थी और दोनों को एक एक रोटी उनके उसमें नांद में डालकर जाती थी और वो बहुत खुश होते थे और वो भी कहीं ना कहीं उनसे प्यार करने लगी थी। तो एक बार रात में, मतलब रात का टाइम था, सब लोग सो रहे थे, तो वो लड़की आती है और दोनों की रस्सी खोल देती है। अब उन्हें ये डर लगता है हीरा और मोती को कि अगर हम भाग गए तो ये लड़की को पिटाई पड़ेगी, पर
वो लड़की भी शातिर टाइप की होती है, वो जोर जोर से चिल्लाती है कि देखो दोनों भाग गए, दोनों भाग गए, हीरा और मोती भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। तो अब वो बहुत दूर तक जब चले जाते हैं तब वो चिल्लाना शुरू करती है, तब तक तो वो बहुत दूर जा चुके होते हैं। तो गया और भी जो लोग होते हैं वो भागते हैं, पर वो नहीं पकड़ पाते। और भागने के चक्कर में जो हीरा और मोती हैं, वो झूरी के घर का जो रास्ता था वो भूल जाते हैं वो लोग। ठीक है, भूल जाते हैं तो वो किसी नए रास्ते की तरफ चले जाते हैं, जहां पर उन्हें पता ही नहीं होता कि दूर दूर तक कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। पर वो खुश बहुत होते हैं क्योंकि उन्हें एक आजादी मिल जाती है। दोनों ने खेतों में मटर खाई, जहां पर वो जाते हैं वहां पर मटर का एक मतलब खेत था। मटर खाकर वो थोड़ा सा एक तरीके से खुश होते हैं कि आज उन्हें ढंग से खाना मिला है और आजादी का अनुभव होने लगता है। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ, दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया। हीरा और मोती के सामने एक सांड आ खड़ा होता है। अब हीरा बोलता है कि भाई हम कैसे मुकाबला करेंगे, हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हम इतने दिन हो गए हमें, मतलब कि कभी रस्सी तोड़कर भाग रहे हैं, कभी पिटाई खा रहे हैं, कभी हमें खाना नहीं मिल रहा, हमारी हालत ऐसी हो गई है, हम इस सांड को कैसे भगाएंगे। पर दोनों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया, दोनों ने मतलब एक तरीके का आत्मविश्वास बढ़ाया कि नहीं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, पर मिलकर करेंगे। तुम आगे से वार करना, हम पीछे से वार करेंगे। तो हीरा और मोती की मूक भाषा में ये बातें चल रही थी। तो जैसे ही सांड आगे आता है, दोनों भाई वार करने लग जाते हैं और जो सांड होता है वो आखिरकार पछाड़ खाकर गिर जाता है। लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ जाता है। जब मतलब सांड भाग जाता है वहां से, तो वो दोबारा मटर खाने लग जाते हैं क्योंकि थक जाते हैं। तो फिर मालिक आ जाता है मतलब खेत का। तो मोती को फंसा देखकर, और मतलब जो मोती है वो खेत में ही, खेत के अंदर, खेत के बीच में रह जाता है। हीरा थोड़ा बाहर खड़ा रहता है। तो हीरा तो भागता है और मोती बेचारा बीच में फंस जाता है। तो वो हीरा क्या करता है, अब वो सोचता है कि मैं मोती को छोड़कर तो जाऊंगा नहीं। तो हीरा खुद भी फंस जाता है। दोनों की दोनों फिर पकड़े जाते हैं। दोनों को कांजी हाउस या हाउस कुछ भी कह सकते हैं, कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। कांजी हाउस क्या होता है? कांजी हाउस एक तरीके से मवेशी खाना जिसे कहते हैं, मवेशी खाना। और मतलब ऐसी जगह होती है जहां पर जो मतलब बिना पाले हुए जानवरों को रखा जाता है और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता। कोई कैसी हालत में पड़ा हुआ है, कोई मर जाए, फिर उनकी नीलामी होती है। नीलामी के बदले उन्हें पैसे मिलते हैं, जो भी मालिक होता है कांजी हाउस का, और फिर वो जानवरों को इस तरीके से बेच देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हीरा और मोती को कांजी हाउस में जो मालिक था वो देकर चला जाता है। वहां और भी जानवर बंद थे, सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा और मोती को रात को भी भोजन ना मिला तो वह दिल में विद्रोह की ज्वाला उनकी भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने एक दूसरे जानवरों को भगा दिया। मतलब दोनों ने 2-3 दिन हो गए ऐसा करते करते, और फिर फाइनली उनको ये लगा कि भाई हमसे तो नहीं सहा जाएगा, और ये और भी जानवर है, इनको देखकर तो और भी ज्यादा हमें लग रहा है ना सुबह भोजन दिया जाता है, मतलब चारा दिया जाता है, ना शाम को चारा दिया जाता है। तो फिर वो लोग हिम्मत बढ़ाकर उस दीवार को गिरा देते हैं और भी बाकी जो जानवर होते हैं उनको भी भगा देते हैं और खुद भी भाग आते हैं। मोती भाग सकता था पर हीरा को बंधा देखकर वह भी भाग ना सका। अब देखो वहां सिचुएशन ये आ जाती है कि कोशिश तो करते हैं ये लोग भागने की, बाकी जानवरों को तो भगा देते हैं, बट मोती तो भाग सकता था, मोती भाग सकता था। पर हीरा मतलब हीरा और मोती के जो गर्दन में जो मोटी रस्सी थी, तो उसकी वजह से एक तो खड़ा हुआ था और एक भागना चाह रहा था, पर वो दोस्ती थी दोनों के बीच में, भाईचारा था, तो वो नहीं भाग पाए। फिर क्या हुआ, कांजी हाउस के मालिक को जब पता लगने पर मोती की खूब मरम्मत की, मतलब खूब पिटाई की, उसे खूब मोटी रस्सी से फिर बांध दिया गया। मतलब वो कई दिनों से कोशिश कर रहे थे एक तरीके से भागने की, कि भाई भाग पड़ते हैं, चाहे जो भी करना पड़े, चाहे कितनी भी मोटी रस्सी हो, कोशिश करते हैं। एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक डडियल आदमी हीरा और मोती को ले जाने लगा। मतलब हीरा और मोती को उस कांजी हाउस के मालिक ने फिर बेच दिया मतलब 1 हफ्ते बाद, जब उनको मतलब उन्होंने वहां पर भी कितना सहा। आप देखो मतलब कहानी में सोच के देखो दोनों जानवरों की हालात, कि किस तरीके से उनके सामने ये हालात थे कि वो भाग भी नहीं पा रहे थे इतनी मोटी रस्सी होने के बावजूद। बहुत स्ट्रगल किया, गया के घर में भी स्ट्रगल किया, यहाँ पर भी इतना स्ट्रगल किया।
बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी पर फिर भी मतलब कुछ नहीं कर पाए। तो फिर कांजी हाउस के मालिक ने क्या किया, उन जानवरों को एक कसाई के हाथों में बेच दिया। और वो एक डडियल था। डडियल मतलब नॉर्मली जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है कोई आदमी, और वो हीरा और मोती को ले जाने लगता है। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। मतलब हीरा और मोती को जब ले जाने लगे तो रास्ते में उन्हें ऐसा लगा, हीरा और मोती को, कि ये कुछ जाना पहचाना रास्ता लग रहा है। तो वो समझ जाते हैं कि ये तो झूरी के घर का रास्ता है। उनका घर नजदीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के पास आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक डडियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं। यह डडियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और डडियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। मतलब फाइनली जाके जो झूरी की पत्नी थी उसको भी कहीं ना कहीं दया आ गई कि इनको कितनी बार मैंने भेज दिया और फिर भी ये हमारे पास ही आ जाते हैं, फिर भी ये झूरी के पास आ जाते हैं, यहीं पर खुश रहते हैं ये। तो कहीं ना कहीं उसे भी दया आ जाती है और वो भी उनको एक तरीके से प्यार अपना प्रदर्शित करती है, उनके सामने उनको चूमती है। तो वहां पर जाकर ये कहानी समाप्त हो जाती है कि भाई इतना मतलब एक मालिक से दोनों जानवरों का कितना लगाव था, और वो कितना उन्होंने पूरा कितना भी टाइम हो गया हो, 1 महीना हो गया हो, जो भी टाइम, इसमें पर्टिकुलर टाइम तो दे नहीं रखा इस कहानी में, पर उसके हिसाब से जो ये कहानी चल रही थी कि भाई इतने दिन वहां रहा, इतने दिन वहां रहा, उसके हिसाब से इतना टाइम हो गया था। वो इतना स्ट्रगल करने के बाद उन्हें फाइनली जाके अपनी दोबारा मालिक और मालकिन के पास जाने का मौका मिला था। इतना मतलब जानवर भी कहीं ना कहीं समझते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं और एक तरीके से हर चीज पहचानते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन या किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो वो चीज इस कहानी में दिखाई गई है। कहानी में प्रेमचंद ने बैलों को मानवीय गुणों से विभूषित किया है। मतलब उनके अंदर भी मानव जैसे गुण होते हैं, हम इंसानों जैसे गुण होते हैं। उनके माध्यम से सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को उजागर किया है। मतलब समाज में और नैतिक मूल्य जो मतलब एक तरीके से हमारे धर्म और कर्तव्य है, उसे हमें कैसे मतलब कि उनसे उनके साथ हमें जीवन को जीना है, उस तरीके की चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। दोनों बैल अपने मालिक के साथ दुर्व्यवहार और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए साहस, दोस्ती और संघर्ष की मिसाल पेश करते हैं। तो वही सेम चीज बताई मैंने। यह कहानी पाठकों को यह सिखाती है कि केवल इंसान ही नहीं, पशु भी संवेदनशील और सम्मान के अधिकारी होते हैं। तो वही सेम जैसे हम नॉर्मली आज के टाइम पे तो हर किसी के घर में कोई ना कोई पेट होता है, और डॉग्स मिलेंगे, कैट्स मिलेंगी, और गांव में ज्यादातर बैल, गाय, भैंस ये सब चीजें मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि उनको कहीं ना कहीं सम्मान दिया जाना चाहिए जानवरों को भी, क्योंकि वो अपने मालिक के प्रति कितनी सारी चीजें मतलब कि देते हैं उनको उनके काम के बदले। तो ये चीज थी इस कहानी में, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अति सुंदर कहानी थी। आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो चैप्टर में तो और ज्यादा और अच्छे से समझ आ जाएगा। हालांकि ये समरी मैंने इसलिए बताई है कि आप लोगों के पास अगर मतलब आप लोगों को पूरा चैप्टर थोड़ा लॉन्ग लगे तो आप इजीली इस समरी के थ्रू समझ सके कि चैप्टर में क्या बताया क्या नहीं बताया। नेक्स्ट पार्ट में हम शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे पार्ट 2 में। तो उसके लिए बस आप लोगों को लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है अपना पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए, ताकि मैं यूं ही कंटिन्यू कर सकूं क्लासेस। सो कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।